नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम इस ईवीएस की 14वें नंबर की क्लास में हम बात करेंगे। ये हमारी 14वें नंबर की क्लास है। तो इसमें हम वन्यजीव संरक्षण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखिएगा, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी लास्ट तक क्लास को देखेंगे और शानदार नोट्स हैं आपके। ये क्लास को लाइक एंड लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वन्य जीवों को संविधान के अंदर भी संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो संविधान का जो भाग नंबर 4 है, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 48 के तहत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। वन एवं वन्य जीवों को पहले राज्य सूची के विषय में रखा गया था, लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंतर्गत परिवर्तन हुआ और राज्य सूची से हटा करके वन्यजीव संरक्षण को यानी वन संपदा को, पेड़ पौधों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में किस में आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और यह कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका 48 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1992 के अंतर। जो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 है, इसको लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे आप सभी विद्यार्थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 को लागू कब किया गया था? ये 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था पूरे देश के अंदर। वन्यजीव संरक्षण स्थलों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहले हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे और तीसरे हम पढ़ेंगे आखेट निषेध क्षेत्र। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार के अधीन क्या क्या होते हैं? अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र, मृग वन, जंतुआलय, ये सब राज्य सरकार के अधीन होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र केंद्र के अधीन होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न बनता है आपका इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 अप्रैल 1973 को राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बाघ परियोजना, प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, तो वो है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड के अंदर। अगर राजस्थान में पूछा जाए प्रथम बाघ परियोजना तो कौन सी है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछी जाए पूरे भारत के अंदर, तो आपकी होगी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। तो नागार्जुन सागर बाघ परियोजना सबसे बड़ी है। अगर बाघ गणना की दृष्टि से अगर 2022 के अनुसार पूछा जाए कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में है। हालांकि ये मैं आपको नॉर्मली आंकड़ा बता रहा हूँ, यहाँ से पूछा नहीं जाएगा इनको, राजस्थान के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जाएगा। बाघों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां है। प्रथम बाघ गणना कब की गई थी? पहली बाघों की गिनती कब की गई थी, गणना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और टाइगर मैन के नाम से विख्यात कौन है साथियों? कैलाश सांखला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब राजस्थान को हम एक नज़र में पढ़ते हैं वन्य जीवों को। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 3 हैं। ओके, पहला कौन सा है आपको ध्यान रखना है? पहला है हमारा रणथंभौर, दूसरा है हमारा केवलादेव और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। 3 है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है साथियों? 27 है। कहीं कहीं पर आप 26 भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर आप 27 भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको 27 पढ़ाऊंगा। आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 33 है। मृग वनों की संख्या कितनी है? 7 है। बाघ परियोजनाओं की संख्या, अब ध्यान रखें आप लोग, बाघ परियोजनाओं की संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है, 5 हो चुकी है ना। मैं आपको पांचों के बारे में बताऊंगा। वेटलैंड केंद्रों की संख्या यानी नम भूमि क्षेत्र कितने हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र राजस्थान के अंदर 2 हैं। पहला हमारा केवलादेव है, ठीक है भाई, और दूसरा हमारा कौन सा है? शामर। कौन सा है? सामर झील। तो ये हमारे 2 नम भूमि क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 31 दिसंबर 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, यहाँ पर जो डाटा निकल के आया था, तो
कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या बात की गई 36 हो चुकी थी 31 दिसंबर 2023 तक। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मृगवन कितने हैं। तो देखिए पहला मृगवन है हमारा चित्तौड़गढ़ मृगवन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और ये राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। सज्जनगढ़ मृगवन यह उदयपुर जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये राजस्थान का दूसरा मृगवन है। तीसरा है पुष्कर मृगवन, यह कहाँ है? पंचकुंडा अजमेर के अंदर है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। माचिया सफारी मृगवन यह जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और अशोक विहार मृगवन की बात करें तो जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। संजय उद्यान मृगवन यह शाहपुरा के अंदर जयपुर ग्रामीण जिले में आता है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और सातवां है हमारा अमृता देवी मृगवन, जिसकी स्थापना जोधपुर ग्रामीण खेचड़ली गांव में की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो ये राजस्थान का, ध्यान रखें, सबसे बड़ा मृगवन है और सबसे नवीनतम है और ये लोमड़ी एवं काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है, अमृता देवी मृगवन। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए क्लास को। और आप लोगों के लिए खुराना क्लासेस पर जो आप लोगों के लिए पर्यावरण सहित, ठीक है, खुराना क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे और आप अगर रीट की तैयारी करो प्री की या मेंस की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आपको मैं राजस्थान जीके के फैक्टर डालता हूँ, साइकोलॉजी के फैक्टर डालता हूँ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो फैक्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में सीधा प्रश्न वहाँ से मिल सकता है। तो सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर खुराना क्लासेस ऐप है, उसमें आप लोग टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज ज्वाइन करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा राजस्थान में जंतुआलय। राजस्थान में जंतुआलय हमारे 5 हैं। कितने हैं? 5। पहला है जयपुर जंतुआलय, जयपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जो जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उसने जयपुर जंतुआलय की स्थापना रामनिवास गार्डन में की थी। यह राज्य का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जंतुआलय है और वर्तमान में यह मगरमच्छ और घड़ियालों की कृत्रिम प्रजनन भूमि के लिए जाना जाता है। कृत्रिम प्रजनन केंद्र किसका? घड़ियाल और मगरमच्छों का। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय, राइट। चलिए नेक्स्ट है उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर जिले में है और इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। ये दूसरा है। तीसरा बीकानेर जंतुआलय, इसकी स्थापना बीकानेर में 1922 ईस्वी में की गई थी, जिसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है, ठीक है भाई, इसको हटा दिया है। आगे है अपना 5वां जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जिले के अंदर, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और जोधपुर जंतुआलय गोडावन के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम प्रजनन स्थल ही माना जाता है जोधपुर जंतुआलय को, गोडावन के लिए। और 5वां है कोटा जंतुआलय, कोटा जिले के अंदर, इसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी और ये राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है और इसकी स्थापना, ध्यान रखें, स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जंतुआलय कौन सा है, तो कोटा होगा। और राजस्थान का प्रथम जंतुआलय पूछा जाए तो जयपुर जंतुआलय होगा। कन्फर्म ध्यान रखें आप लोग, ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। अब बात करेंगे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कितने हैं? नोट कीजिएगा, 6 है, ठीक है। कार्यरत कितने? वर्तमान में है तो 4 है, लेकिन 2 निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावितों की भी बात हम साथ साथ करेंगे ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो पहला हमारा जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है उदयपुर में सज्जनगढ़, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 2015 को की गई थी और ये राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, यानी बायोलॉजिकल पार्क है। दूसरा है माचिया सफारी जैविक उद्यान, यानी माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर जिले में, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तीसरा है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जोधपुर में है, ठीक है भाई, नाहरगढ़, सॉरी ये नाहरगढ़ अपना जयपुर में आएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान अपना जयपुर कर लीजिए इसको आप, ठीक है, इसको जयपुर कर लीजिए। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा के अंदर है, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी और यह है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन आते हैं
कोटा के अंदर। पांचवा है हमारा मरुधरा जैविक उद्यान, ये बीकानेर में प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, ध्यान रखें। और पांचवा हमारा है, छठवां जो हमारा है अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा, निर्माणाधीन है, यह भी बायोलॉजिकल पार्क अजमेर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, 4 तो फिलहाल में चल रहे हैं प्लस 2 आपके निर्माणाधीन है, टोटल कितने हैं, 6 बनेंगे भाई। आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बाघ परियोजना है और इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजना है, 4 तो आप लोगों को पता है और 5वें नंबर का जो है अभी प्रस्तावित है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा। देखिए पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना, यह राज्य की पहली बाघ परियोजना है, 1973 में यह लागू की गई थी। दूसरी है सरिस्का अभ्यारण्य बाघ परियोजना, इसकी शुरुआत 1978-79 में की गई थी और ये दूसरी बाघ परियोजना है। तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, कोटा जिले के अंदर, इसको 2013 में शुरू किया गया था और यह तीसरी बाघ परियोजना है। चौथी आपको पता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये बूंदी के अंदर है, 2021 में इसको चालू किया गया था, तो ये चौथी बाघ परियोजना। और पांचवी और नवीनतम करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट योजना, तो ये अपनी अगस्त 2023 में इसकी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है, तो अगस्त 2023 में इसको प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखें। आपसे पूछा जाए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश साखला जो जोधपुर के निवासी हैं और इनके द्वारा 2 पुस्तकें भी लिखी गई थी। पहली पुस्तक का नाम है टाइगर और दूसरी पुस्तक का नाम है रिटर्न ऑफ द टाइगर, दोनों पुस्तक याद रखना भाई। अब हम बात करते हैं रामसर साइट क्षेत्र राजस्थान के अंदर कितने हैं, ध्यान रखें। रामसर साइट क्या चीज़ होती है, तो रामसर साइट के अंदर हमारे नमभूमि क्षेत्र कितने हैं, 2। ओके, जैव विविधता स्थलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए व उन्हें नमभूमि केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना चलाई गई थी 1971 में, ठीक है। 1971 में इस योजना के तहत ईरान के रामसर नामक शहर में रामसर शहर के अंदर एक विश्व सम्मेलन हुआ था। इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान के अंदर एक शहर का नाम है रामसर, वहाँ पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था 1971 के अंतर्गत और उसमें ये समझौता किया गया था, ठीक है। यह समझौता 1975 में अस्तित्व में आया। कौन सा वाला समझौता, 1971 का। ये जो विश्व सम्मेलन हुआ था इसके तहत में एक समझौता लिया गया था और इस समझौते को प्रकाशित 1975 में किया था, जिसमें भारत सन 1982 में शामिल हुआ। भारत ने कब हिस्सा लिया, 1982 में। वर्तमान में इसमें 160 देश शामिल है और इस समझौते के तहत राजस्थान के 2 स्थान ऐसे हैं जिनको नमभूमि केंद्र के रूप में विकसित किया गया, शामिल किया गया। चलिए, पहला आप लोगों को पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का और दूसरा अपना सामर झील जयपुर का, ठीक है भाई। राज्य में सर्वाधिक वेटलैंड भूमि यानी सबसे ज़्यादा नमभूमि क्षेत्र कहाँ मिलता है, वेटलैंड भूमि कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। और न्यूनतम वेटलैंड कहाँ पर है, चूरू जिले के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य का तटीय वेटलैंड वाला एकमात्र जिला कौन सा है, जालौर। नोट कीजिएगा, राज्य का तटीय वेटलैंड वाला एकमात्र जिला राजस्थान का जालौर है। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी कमेटी का गठन कब किया गया था, 10 अप्रैल 2018 को, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, वन एवं पर्यावरण मंत्री होता है। अब मुझे आप लोग नोट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में वेटलैंड अथॉरिटी कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन है। मैंने आपको बता दिया पर्यावरण वन मंत्री है, तो ये पर्यावरण वन मंत्री वर्तमान में कौन है राजस्थान का, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके भाई, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे पूरा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे चैनल पर और खुराना क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है एप्लीकेशन का, वहाँ पर आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। चाहे आप राजस्थान जीके पढ़ो मेंस के लिए, चाहे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप प्रे का पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आराम से पढ़ना है। टॉपिक वाइज विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या से टेस्ट सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज और प्राइस भी बहुत नॉर्मल है। तो सही है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उसको। थैंक यू सो मच।